हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि यूपीएससी आपका 2023 का हम पेपर सॉल्व करा रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक मतलब 75 तक क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 76 के सॉल्व करेंगे। ये पार्ट आपका 4 रहेगा। कैसा रहेगा? पार्ट 4 रहेगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 76 की बात करेंगे। देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए थे। आप लोगों ने इसके पहले एनालिसिस कर लिया होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना जरूरी है, बट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे थे, फोकस कैसे करना, हम आपको यहाँ पे इनका आंसर भी बताते हैं। कैसे एक कथन था, दो कथन सही थे, तीन है, या जो भी है सारी चीज़ें बताते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। चैनल पे अगर अभी कोई नया है तो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें अपने रैंकर परिवार से। कथन 1 में लिखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 के बारे में। देखो, एक करंट का क्वेश्चन था, मतलब हमें क्या करना है कि विश्व जो जल विकास रिपोर्ट है उससे भी क्वेश्चन आया था कि भारत प्रतिवर्ष विश्व के भौम जल के एक चौथाई भाग से अधिक जल का निष्कर्षण करता है। तो कथन ये दो था। हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारा भारत की अगर बात करें 2022 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे एक चौथाई जल से अधिक जल का निष्कर्षण करता है। देखो, ये अभी भी करंट में आ सकता है। ये सेम पैटर्न में, कोई गलती उसमें नहीं है। दूसरा लिखा था, भारत को अपने राज्य क्षेत्र में रहने वाली विश्व की लगभग 18% जनसंख्या के पेयजल और स्वच्छता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व के भौम जल के एक तिहाई से अधिक जल का निष्कर्षण की जरूरत होती है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें जो भूजल का लगभग 89% भाग जो भारत में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, तो सिंचाई के लिए यहाँ पे 89% की अगर हम बात करेंगे यूज किया जाता है। और भारत में निकाले गए जो अधिकांश भूजल का उपयोग है, जो हम उपभोग या स्वच्छता के लिए नहीं बल्कि हम सिंचाई के लिए ही करते हैं। ठीक है, पहला तो आपका सही था। और यहाँ पे ये जो अनुमानित है कि 20 मिलियन कुआं, जो कुएं हैं, ट्यूबवेल से लगभग 251 किलोमीटर की वार्षिक निकासी होती है। यह दुनिया भर में निकाले गए कुल भूजल का एक चौथाई से अधिक प्रतिनिधित्व करता है। एक वजह से आपका पहला सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 76। हो गया 77 क्वेश्चन नंबर। अच्छा, अब यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो पहला सही था, दूसरा गलत, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। उसमें क्या आपको सोचना है? जी हाँ, ऑप्शन सी हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 77। 77 में लिखा है कि तीन स्टेटमेंट दिए गए, उपरोक्त में से कितने कथन सही है? ऐसे क्वेश्चन को देखना है। ये ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों के लिए थोड़ा सा था कि कितने सही है, एक सही है या दो सही है या तीन सही है। तो पहले में लिखा है कि भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का एक दायित्व है कि वह राज्यों को आंतरिक विक्षोभों से बचाए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हाँ, ये तो है कि राज्यों को आंतरिक से नहीं, बाहर से बचाएगा ये तो। चलिए देखते हैं फिलहाल अभी। ठीक है। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र राज्य का यह एक दायित्व है कि वह राज्यों को आंतरिक विक्षोभों से बचाए। बिल्कुल सही है। दूसरे में लिखा है कि भारत का संविधान राज्यों को निवारक निरोध में रखे जा रहे किसी व्यक्ति को विधिक काउंसिल्स उपलब्ध कराने से छूट प्रदान करता है। तो यहाँ पे अगर हम दूसरे वाले की बात करेंगे तो दूसरा भी सही है। ऑप्शन यहाँ पे दो ही सही थे, मतलब हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपका जो ऑप्शन जिसमें लिखे हैं केवल यहाँ पे दो सही है। तीसरे में लिखा है कि आतंकवाद निवारक अधिनियम जो 2002 के अनुसार पुलिस के समक्ष अभियुक्त की स्वीकृति को साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तीसरा वाला यहाँ पे गलत हो जाए, क्योंकि जो आतंकवाद निरोधक अधिनियम था आपका, जिसे हम पोटा बोलते हैं, POTA, ये पोटा है जो, तो ये पुलिस अधीक्षक रैंक के जो पुलिस अधिकारी के समक्ष दिए गए बयानों की स्वीकृता की अनुमति दी है, जो सामान्य नियम के विपरीत है कि पुलिस के सामने दिए गए बयान सबूत के रूप में अदालत में स्वीकार नहीं है। ध्यान देना क्या, कि जो सामान्य नियम के विपरीत है कि पुलिस के सामने दिए गए बयान सबूत के रूप में अदालत में स्वीकार नहीं है। कि पुलिस के सामने दिए, भाई पुलिस कैसे भी बयान दिला सकती है, डरा के धमका के। इस वजह से आपका तीसरा वाला गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 78।
8 कि लिखा है कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक देश दशकों से गृह कलह और खाद्य संकट से ग्रस्त रहा तथा हाल के पिछले दिनों में अति गंभीर दुर्भिक्ष के लिए समाचारों में था। तो बता दीजिए कौन सा देश है ऐसा जो काफी टाइम से एक तो वो अपने आप में भूख के मारे और गृह कलह के मारे तो परेशान चल ही रहा है। तो उसमें से कौन सी, वो सोमालिया की बात कर रहे हैं। सोमालिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे लगातार 5वें असफल वर्षा सत्र का सामना करना पड़ा। इसको मतलब बारिश भी नहीं हो रही, जिसके परिणाम स्वरूप सूखे की स्थिति पैदा हो गई और इसका अनाज उत्पादन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। और जो चरवाहे थे वे जानवरों के लिए पर्याप्त भरण पोषण करना उनके लिए कुछ आसान नहीं था। साथ ही सोमालिया में 3 दशकों के संघर्ष ने देश की संस्थाओं और बुनियादी ढांचों को कमजोर कर दिया। तो संघर्ष ने कृषि गतिविधियों को बाधित कर दिया, महत्वपूर्ण बुनियादी जो ढांचे थे उनको तबाह कर दिया। सिंपल सा कि जब बारिश नहीं होगी तो सारी चीजें डिस्टर्ब रहेंगे। तो आप सकते जो सेवाएं थी सारी चीजें, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा सोमालिया। ये क्वेश्चन नंबर 78 का था। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं हम लोग। अच्छा, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें नीचे कुछ लिखा होगा। लिखा है कि भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियां नागोया, ध्यान देना कौन सी है, जैव विविधता प्रबंधन समितियां नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रमुख कुंजी है। दूसरे वाले में लिखा है कि जैव विविधता प्रबंधन समितियों के सामने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए संग्रह शुल्क लगाने की शक्ति सहित पहुंच और लाभ सहभागिता निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रकार है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, ये आपके फर्स्ट सेकंड 2 स्टेटमेंट थे, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट यहाँ पे, क्योंकि सी में लिखा है दोनों सही है, ये दोनों सही है। देखिए अगर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो चीजें समझ में आ जाएंगी। बीएमसी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में से एक नागोया प्रोटोकॉल के अनुसार पहुंच और लाभ साझा करने की सुविधा प्रदान करना है, जो जैव विविधता के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग पर एक के अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। वे जैविक संसाधनों और संबंधित पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच निर्धारित करते हैं और लाभ साझा करने की न्यायसंगत समझौतों पर बातचीत भी करते हैं। ये पहले वाला स्टेटमेंट इस वजह से सही था। दूसरा था कि बीएमसी के पास जो प्रबंधन समिति की बात कर रहा है कि बीएमसी के पास अपने अधिकार क्षेत्र के तहत जैविक संसाधनों का उपयोग और पहुंच पर संग्रह शुल्क लगाने का अधिकार है और इन शुल्कों का उपयोग स्थानीय क्षेत्र में जो जैव विविधता संरक्षण प्रयासों, स्थायी आजीविका और सामुदायिक विकास का समर्थन करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन दोनों यहाँ पे सही थे, हम बोल देंगे कि ऑप्शन आपका बी वाला सही था इसमें, ठीक है, जिसमें दोनों दिए गए, केवल 2 नहीं, सी वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं हम लोग, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में लिखा है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस बार भी पूछा गया था। क्या चीजें हैं यहाँ पे चलिए देखते हैं। इसमें लिखा है कि पहले वाले में संसद के दोनों में से किसी भी सदन या राज्यों की विधानसभाओं में नाम निर्दिष्ट किए गए, अच्छा बड़ा करके देख लेते, नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचन का मंडल में शामिल किए जाने के लिए भी अर्ह हैं। तो सिंपल ये एकदम से सीधा सीधा गलत दिख रहा है ना, अभी हम आपको समझा देते हैं ना क्यों गलत है। अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति का जो जो निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है, जिसमें संसद के दोनों सदस्य, आपका लोकसभा हो प्लस राज्यसभा, ठीक है, ये निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानमंडल से जो विधानमंडल से, तो यहाँ से भी आपके निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और यहाँ पे क्या क्या नाम निर्दिष्ट नहीं होते, इस वजह से पहला गलत हो गया। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम लोग। दूसरे में लिखा था निर्वाचित विधानसभा सीटें जितनी अधिक होती हैं तो उस राज्य के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान भी उतना ही अधिक होता है। ये सीट पे निर्धारित नहीं होता है कि जितनी सीट अधिक है उतनी है। देखते हैं क्या है कि दरअसल जो वोट का मूल्य है वो राज्य की कुल जनसंख्या का क्या होता है जो कुल जनसंख्या होती है,
तो कुल जनसंख्या के बटे राज्य विधानसभा की जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या क्या होती है, निर्वाचित सदस्यों की संख्या और गुणित आपका 1000 होगा, ये होता है। तो यहाँ पे हम एमएलए से की सीट से कोई मतलब नहीं था। प्रत्येक विधायक के जो वोट का मूल एक सूत्र के आधार पर ही हम बोल सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। तो जो प्रत्येक राज्य की जनसंख्या की तुलना उसकी विधानसभा में सदस्यों की संख्या से होता है। तो संविधान का जो 84वां संविधान संशोधन हुआ था 2001 में, कौन सा 84 में, ये 2001 में हुआ था। तो इसमें राज्यों की जनसंख्या की गणना की गई थी। तो वर्तमान जो पद्धति है अगर हम बात करें तो 1971 से इसको लेके चला जा रहा है, और ये जनगणना के जो आंकड़े इसी से निर्धारित किए जाते हैं। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपका जो कथन दो वाला भी, दूसरा कथन भी गलत हो गया। ठीक है, तीसरे को देखते हैं। तीसरे में लिखा है कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान केरल के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है। भाई कैसे हो सकता है, आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में प्रत्येक विधायक के वोट का मूल केरल से अधिक नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत बात है यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट चौथा वाला देखते हैं। तो तीन गलत हो ही गए, यही देख लेते हैं सही है। लिखा है पुदुचेरी के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट से मान से अधिक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुदुचेरी में कुल जनसंख्या का निर्वाचित सीटों की कुल संख्या से अनुपात अधिक है। हाँ ये बिल्कुल सही है, चौथा वाला आपका सही हो जाएगा। दरअसल बात अगर हम बात करें तो पुडुचेरी की जो जनसंख्या से निर्वाचित सीटों का अगर हम अनुपात निकालें तो अरुणाचल प्रदेश की तुलना में अधिक होने के कारण ये पुडुचेरी, मतलब जैसे जिसमें 16 आपकी विधानसभा में प्रत्येक सदस्य हैं, और एमएलए की सीटों का मूल्यांकन अरुणाचल प्रदेश की 8 की तुलना में अधिक है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि इन्होंने क्या पूछा था, एमएलए पुदुचेरी के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान और अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुदुचेरी में कुल जनसंख्या का निर्वाच सीटों की कुल जनसंख्या के अनुपात के अधिक है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा जिसमें केवल एक सही था, तो ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे एक चार में से एक ही सही था, और वो भी हमारा पहला ही वाला, सॉरी चौथा वाला, लास्ट वाला सही निकला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 81 क्वेश्चन नंबर। छोटा कर लेते हैं इसको। लिखा है 81 कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेन, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े हुए। तो 81 का आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो लिखा है ये जो है पुरातात्विक उत्खनन करता थे, तो हम बोल देंगे ये पहले ही पुरातात्विक उत्खनन से जुड़े हुए थे। और अलेक्जेंडर री की बात करें तो अलेक्जेंडर री जो 1858 से लेकर 1924 तक वह है तमिलनाडु के पल्लावरम की पहाड़ियों में एक ताबूत की खोज के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये अलेक्जेंडर री होगा। फिर हम फिर बात करते हैं अल्बर्ट हेनरी लॉन्गहार्ट की बात करें तो ये 1876 से लेकर 1955 तक वह नागार्जुन कोंडा की सावधानी पूर्वक खुदाई के लिए जिम्मेदार थे। फिर इसके बाद रॉबर्ट सिविल की बात करें तो ये 1845 से लेकर 1925 तक उन्होंने अमरावती में बौद्ध स्तूप की खुदाई कराई। जेम्स बर्गेस की बात करें तो 1832 से लेकर 1916 तक वह 1872 में भारतीय पुरावेश के संस्थापक थे और 19वीं शताब्दी में एक प्रमुख ब्रिटिश भारतीय पुरातत्व बने थे। तो यहाँ पे हमारा सबको देखा, सबके बारे में पढ़ा, और ये सारे क्या थे, पुरातात्विक उत्खनन करता थे। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो गया था 81 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82। 82 में आपको युग्मों का विचार करना है। स्थल दिए गए हैं जिसके लिए जाना जाता है, वो उसकी जगह दी गई है, तो मैच करना है आपको कौन सा सही। तो यहाँ पे आपका जो है, अगर हम बात करें बेसनगर, तो बेसनगर किसके लिए प्रसिद्ध थी, तो ये भैया थी आपकी वैष्णव गुफा के लिए। तो वैष्णव गुफा तो उसमें नहीं है। तो फिर दूसरी बात करें कि जो भाजा दिया गया, भाजा ये जो पूरे महाराष्ट्र में पड़ता है, तो बौद्ध गुफा के लिए था, भाजा के बौद्ध गुफा। तो ये वाला दूसरा वाला तो सही हो गया। तीसरे में लिखा है सितनवास सितनवासल जो आपका है, ये पुदुकोट्टई तमिलनाडु में है।
तो ये जैन गुफा है क्या आपकी? तो जैन गुफा मंदिर है बोल सकते हैं। तो ये आपका वैष्णनगर वाला गलत है, क्योंकि वैष्णनगर विदिशा मध्य प्रदेश में, वो वैष्णव गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे बी वाला सही हो जाएगा। केवल दो, मतलब दो ऑप्शन आपके कितने पूछा था ना, तो दो सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 82 83 ना, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। स्टेटमेंट देख लेते हैं, ऑप्शन तो हम बता देते हैं आपको। चलिए 83 लिखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन दिए गए हैं और इसके बारे में स्टेटमेंट, दो कथन दिए गए। लिखा है 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया। तो ये सही है या गलत, ये आपको बताना है। ठीक है, दूसरा लिखा है कि 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। बिल्कुल दोनों बात सही है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं ऑप्शन ए ही सही है। कथन ए और कथन दो दोनों सही है, और कथन दो है जो एक ही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि 7 अगस्त को हम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को मनाते हैं और 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, उसी वजह से इसको मनाया जाता है। और ये जो हथकरघा दिवस जो 2015 से इसको मनाया जाना है, प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाना शुरू किया गया। और ये 7 अगस्त 1905 में ये स्वदेशी आंदोलन इस टाइम पे शुरू किया गया था, इस वजह से इसको ध्यान दिया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 84 की। 84 में लिखा है, भारत की जो ध्वज संहिता, क्या है कि भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हमें भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में देखना है। लिखा है पहले में कि पहला कथन है कि भारत की राष्ट्रीय ध्वज का एक जो मानक अमाप 600 मीटर इंटू 400 मीटर है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं 600 और 400 है। तो जो इसका अगर हम मापक की बात करें, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मापक है इनका जो भारतीय ध्वज का, वो ऐसा है, क्या है कि 6300 इंटू 42, ये। फिर हम इसको ऐसे बोल दें 36 2400, ये नहीं है तो 27 18 है ना, 18 फिर 12 13 50 900 इस टाइप के ये मापक रहेगा। तो पहला कहीं ना कहीं हमारा गलत हो गया। दूसरे में लिखा है कि ध्वज की जो लंबाई से ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात वो 3:2 है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उसका जो रेशियो है लंबाई और चौड़ाई का, वो क्या आपका है 3:2। ये तो कोई भी क्वेश्चन कर लेगा, वो लेकिन फर्स्ट वाले में कन्फ्यूजिंग थी। ठीक है, देखो बड़ा डीप पूछ दिया था। तीन चार माप इसके जो तीन चार चीजें इसकी राष्ट्रीय ध्वज की हैं जो अमाप हैं, तो उसकी वजह से ये गड़बड़ा जाएगा क्वेश्चन, अच्छे से ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 85। हाँ, ये क्लियर हो गया ना इसका, क्या था? एक पहला गलत था, दूसरा सही था, मतलब हम बोल सकते कथन एक गलत दो सही, मतलब ऑप्शन डी इज राइट था यहाँ पे। क्या था? डी वाला बिल्कुल राइट था। गुड गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 85। 85 में लिखा है, संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। क्या करना है? संविधान दिवस के बारे में बताना। तो लिखा है कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, देखते हैं इसको। बिल्कुल, वैसे बात तो सही है, क्योंकि 26 नवंबर को तो मनाया जाता है। दूसरे में लिखा है कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया था। तो ये पहला और दूसरा दिए गए थे। यहाँ पे आपका विकल्प सी सही है, कथन सही है पहला भी, और दूसरा वाला आपका गलत है। क्योंकि दूसरा क्यों गलत है?
29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में एक प्रारूप समिति नियुक्त की थी और अम्बेडकर ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया। यह गलत है, क्योंकि भारत का जो संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया और यह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, तो ये इस वजह से आपका गलत हो गया, क्योंकि 26 नवंबर नहीं, 29 अगस्त की बात करेंगे, 29 अगस्त 1947, इस वजह से वो गलत है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन डे बिल्कुल सही है, 26 नवंबर को मनाते हैं। हाँ, ये दरअसल क्या, देश के लोगों के बीच जो संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हम बोल सकते हैं कि संविधान दिवस मनाया जाता है। उसके बारे में जानकारी होना, लोगों को जागरूकता के लिए एक टाइप से होता है, बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। 86 में भी कथन आपके दो दिए गए। अब पूछा है कौन सा सही है कौन सा नहीं है। पहले में लिखा है कि आपका स्विट्जरलैंड मूल के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी 5 निर्यातकों में से एक है। तो ये आपको देखना है कि एक स्विट्जरलैंड मूल के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक है। दूसरा लिखा है कि स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा विशालतम स्वर्ण निश्चय रिजर्व है। तो ऑप्शन यहाँ पे पहला सही है, दूसरा वाला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि स्विट्जरलैंड दुनिया में सबसे मूल्यवान सोने के निर्यातकों में से एक के रूप में प्रसिद्ध है। भले ही देश में सोने की कोई खदानें नहीं है, लेकिन कीमती धातुओं के शोधन और व्यापार के अपने इतिहास के कारण यह वैश्विक सोने के बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। तो पहला था, इसका भी सही था। और सबसे बड़े स्वर्ण भंडार वाले शीर्ष 5 की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका यूएस आ जाएगा, फिर जर्मनी आ जाएगा, है ना, इसके बाद इटली आ जाएगा, फ्रांस, रूस। तो ये आपके 5 आ जाएंगे। तो भारत तो अभी यहाँ है ही नहीं, कहीं कोई मतलब नहीं। इस वजह से दूसरा वाला में क्या, स्विट्जरलैंड के बारे में दिया गया था, नहीं स्विट्जरलैंड है, क्या है, यूएस है, जर्मनी है, फ्रांस है, रूस। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं हम लोग। 87, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 87 थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, स्टेटमेंट को ही देखना अच्छे से। 87 में लिखा है कि पहला कथन दिया गया, कथन दो दिए गए कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे यूएसए और यूरोपीय संघ ईयू ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद प्रारंभ की। तो व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद किसने, यूएसए और यूए ने की है या नहीं की है, इसके बारे में बताना है। ठीक है। दूसरे में लिखा है संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ यह दावा करते हैं कि वे उसके माध्यम से तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास करेंगे। ये बिल्कुल गलत है, केवल आपका पहला सही है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सी में दिया गया है, सी कथन 1 सही, कथन 2 गलत है, तो वो सही है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, वो हम बता रहे हैं, आप बस ऐसे समझ लेना, ठीक है, देखिए नहीं तब भी। दरअसल जून 2021 में यूएस और जो यूएस शिखर सम्मेलन राष्ट्रपति बिडेन और यूरोपीय जो आयोग के अध्यक्ष वॉन डे लेन के द्वारा हुआ था। इसमें ये प्रौद्योगिकी और परिषद का जो स्थापना की गई थी। दूसरा इस वजह से गलत है, शिखर सम्मेलन में ट्रांस अटलांटिक साझेदारी को नवीनीकृत और पुनर्जीवित करने और यूएस यू सहयोग का विस्तार करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ दोनों की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई थी। तो 87 का क्वेश्चन आपका ऑप्शन सी राइट था, मतलब पहला गलत, पहला सही था, दूसरा गलत था, इस वजह से ये 87 का आपका सी राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं हम लोग, जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट फिर से दिए गए हैं और आपको आंसर बताना है कौन सा सही है। तो वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात 3.2 है, स्टेटमेंट पहला ये था। दूसरे में लिखा है कि भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियों एवं भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन और प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव और योजना का लाभ उठाया। अब ये देखते हैं क्या लाभ उठाया क्या नहीं उठाया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आपका कथन पहला बिल्कुल गलत था, क्योंकि 3.2 ना हो के यहाँ पे 1.8 है, क्या है, इस वजह से गलत है। ठीक है। और वैश्विक निर्यात में ये 4% है, निर्यात की बात करें तो 4% है, और भारत का निर्यात 1.8 है। यहाँ पे दूसरा वाला आपका सही है। और भारत में जो
प्रोडक्ट्स लिंक इनिशिएटिव पीएलआई की बात करें तो योजना में व्यवसाय को घरेलू स्तर पर उत्पादित वस्तुओं की बढ़ती बिक्री के आधार पर दिया जाने वाला प्रदर्शन लिंक्ड प्रोत्साहन का एक रूप है। इसका उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करना और भारत के आयात को कम करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं हम लोग। समझ में आ गया होगा ना, डी सही है क्योंकि पहला गलत था और क्या है कि ये आपका दूसरा वाला सही है, तो ऑप्शन यहाँ का डी वाला सही था। कौन सा क्वेश्चन था? 88 का। 89 क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। चलिए, 3 स्टेटमेंट दिए गए 89 में और इसमें से हमें तीनों को रीड करना है, फिर बताना है कि कौन सा सही है, कितनी सही है या नहीं है। इसमें लिखा है कि यूरोपीय संघ का स्थिरता एवं समृद्धि समझौता मतलब सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऐसी संधि है जो कैसी है। अब 3 स्टेटमेंट रीड करने हैं। यूरोपीय संघ के देशों के बजटीय घाटे के स्तर को सीमित करती है। ये हम नहीं कह सकते सीमित करती, लेकिन देखेंगे, है ना। दूसरे में लिखा है यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी आधारिक संरचना सुविधाओं को आपस में बांटना सुकर बनाती है। तीसरे में यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी प्रौद्योगिकियों को आपस में बांटना सुकर बनाती है। तो यहाँ पे हम अगर बोल सकते हैं विकल्प केवल एक सही, केवल एक विकल्प से सही है, वो एक हम लोगों को ढूंढना है कौन सा है। तो स्थिरता और विकास संधि जो है आपकी SGP आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्य राज्यों के बीच एक समझौता है और समय समय पर यूरोपीय आयोग और यूरोपीय संघ की परिषद यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों के बीच वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन करती है ताकि उनकी राजकोषीय स्थिरता को सुनिश्चित किया जा सके। तो SGP को अपने सदस्यों को अपनी बुनियादी सुविधा या प्रौद्योगिकी को अन्य देशों के साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं है, तो इस वजह से ये सारे गलत है, एक ही सही था। जैसे कि कथन 2 और 3 में कहा गया, मतलब पहला स्टेटमेंट केवल आपका यहाँ पे सही था। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 पे पहुंच गए। देखिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं फिर से। देखिए 3 स्टेटमेंट दिए गए और पूछा कितने कथन है। 2023 के पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने वाले कितने सही है कितने नहीं है, है ना। तो ये क्वेश्चन तो बस थोड़े से इस वजह से हार्ड हो जाते हैं। लिखा है पहले में कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए अभी तक की पहली संविदा सुरक्षित व्यवस्थित और नियमित प्रवास के लिए वैश्विक संविदा मतलब ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन GCM अपनाई है। तो 90 का बताना आपका। दूसरे में लिखा है GCM में अधिक कथित उद्देश्य और जो आपकी प्रतिबद्धताएं UN सदस्य देशों पर बाध्यकार है। GCM अपने उद्देश्यों को प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत आंतरिक प्रवास या आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए भी कार्य करती है। तो यहाँ पे केवल आपका ऑप्शन एक ही सही है, वो कौन सा है? वो ऑप्शन आपका तीसरा वाला सही है कि यहाँ पे GCM अपने उद्देश्यों और प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत आंतरिक प्रवास या आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए भी कार्य करती है। ये सारे गलत हैं दोनों। क्यों गलत हैं? क्योंकि सुरक्षित व्यवस्थित और नियमित प्रवास के लिए जो ग्लोबल कॉम्पैक्ट एक संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित अंतर सरकारी समझौता है और यह अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन को नियंत्रित करने वाला पहला वैश्विक और व्यापक अंतर सरकारी समझौता भी है। इस और पहला गलत इस वजह से क्योंकि आज तक केवल 163 देशों ने 163 देशों ने सुरक्षित व्यवस्थित और नियमित प्रवासन मतलब GCM के लिए ग्लोबल कॉम्पैक्ट को अपनाया है। संयुक्त राज्य अमेरिका हो, हंगरी है, इजराइल, चेक गणराज्य, पोलैंड इन समझौते के खिलाफ मतदान किया था। दूसरा इस वजह से गलत है क्योंकि जो आपका प्रवासन के लिए वैश्विक समझौता कानून बल के बिना समझौता है, यह राज्य की संप्रभुता और साझा जिम्मेदारी के सिद्धांतों पर आधारित है और प्रवासन के समग्र लाभों को अधिकतम करने के लिए एक सहयोगी दृष्टिकोण की आवश्यकता को पहचानता है। तो इस वजह से ये आपके सारे गलत थे। हमारा तीसरा वाला बिल्कुल सही था क्योंकि इसका उद्देश्य है जो वैश्विक कॉम्पैक्ट जो स्थानीय राष्ट्रीय क्षेत्रीय है, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें वैश्विक स्तर पर प्रवासन प्रबंधन में सुधार के लिए 23 उद्देश्य शामिल किए गए। यही सही है कि वैश्विक कॉम्पैक्ट के उद्देश्यों में आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन दोनों को हल
करने की प्रतियोगिता शामिल है। तो ऑप्शन आपका केवल एक सही था उसमें से, वो भी आपका तीसरा वाला सही निकला है ना। तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पे सही हो गया था, केवल एक। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देखो, पूछा गया था कि होमगार्ड के संदर्भ में बताइए, होमगार्ड के संदर्भ में, होमगार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट दिए गए, कितने सही कथन सही है ये बताना। होमगार्ड को होमगार्ड अधिनियम और केंद्र सरकार के नियमों के अधीन समुत्थापित किया गया। दूसरे में लिखा है कि होमगार्ड की भूमिका आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस में को सहायक बल के रूप में सेवा देने की है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए कुछ राज्यों में सीमा विंग होमगार्ड बटालियन समूह स्थापित किए गए। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे केवल आपके दो सही है, क्योंकि पहला वाला बिल्कुल से गलत है, दूसरा ये दोनों सही है। क्यों गलत है? क्योंकि जो होमगार्ड अधिनियम और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नियम होमगार्ड के गठन को नियंत्रित करते हैं। उन्हें जीवन के सभी सामाजिक स्तरों और क्षेत्रों से भर्ती किया जाता है और वे समुदाय के लाभ के लिए संगठन को अपना समय स्वेच्छा से देते हैं। ठीक है, इस वजह से वो गलत है। होमगार्ड आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस के सहायक बल के रूप में कार्य करते हैं। हवाई हमले, आग, चक्रवात, महामारी आदि जैसे आपातकालीन स्थितियों में समुदाय की सहायता करते हैं। वे आवश्यक सेवाओं के रखरखाव में सहायता करते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देते और सहायता करते हैं। कमजोर वर्गों की सुरक्षा में प्रशासन, सामाजिक, आर्थिक और कल्याणकारी गतिविधियों में भाग लेना और नागरिक सुरक्षा कर्तव्यों का पालन करना भी सबकी ड्यूटी है। तीसरा वाला थोड़ा सा लिखा था एक अलग से कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ को रोकने में सीमा सुरक्षा बल की सहायता के लिए सीमावर्ती राज्यों में जैसे पंजाब 6 बटालियन, राजस्थान 4 बटालियन, गुजरात 2 बटालियन, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में बॉर्डर विंग होमगार्ड BWHG बटालियन गठित की गई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे केवल कौन सा था? दो सही थे, केवल दो सही, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दो वो कौन से थे यही तो जानना है इसमें, दो वो थे कौन से? तो दूसरा तीसरा था। बस आंसर की तो आपको मिल जाएगी, लेकिन उसमें से वो हैं कौन से जो सही थे, वो इस वजह से इसको देखना थोड़ा जरूरी हो गया। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं हम लोग। 92 में लिखा है कि क्या लिखा है? 92 में लिखा है कि कृत्य दिए गए और यह कृत्य जिस अधिनियम के अधीन आता है वो बताना है आपको। चलो ऊपर कर दो उसको। चलिए पहले में लिखा है कि अनधिकृत रूप से पुलिस या सेना की वर्दी को पहनना किसी पुलिस अधिकारी सॉरी पहले वाले को फिर से देखते हैं। अनधिकृत रूप से पुलिस या सेना की वर्दी को पहनना, तो ये किससे रिलेट करेगा ये बताना है आपको पहले। तो ये हो जाएगा पहला ये शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 से। ठीक है, दूसरे में लिखा है कि किसी पुलिस अधिकारी या सैनिक अधिकारी के ड्यूटी पर तैनात होने के दौरान जानबूझकर उन्हें गुमराह करना या अन्यथा उनके साथ हस्तक्षेप करना। तो ये अधिनियम आएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में आ जाएगा। तीसरा लिखा है कि बंदूक तोप से अनुष्ठान परक गोली गोला दागना जिससे अन्य लोगों की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जोखिम हो सकता है। तो ये जो आयुध संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इसको ऐड किया गया। तो कहीं ना कहीं ये आपके केवल दो सही है इसमें। चलिए देखते हैं। आधारिक जो आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम वर्दी के अनधिकृत उपयोग रिपोर्टों के मिथ्या कारण, जालसाजी, जो प्रतिरूपण और आधिकारिक दस्तावेजों के मिथ्याकरण पर प्रतिबंध लगाता है। कोई व्यक्ति दोषी है यदि वह किसी प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश पाने में प्रवेश प्राप्त करने के उद्देश्य से पुलिस या सैन्य वर्दी पहनता है या राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी अन्य उद्देश्य के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता करता है। तो इस प्रकार ये जोड़ी ये आपका शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 में आ जाएगा। दूसरे में था कि प्रतिबंधित क्षेत्र में आसपास कोई व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र के संबंध में गार्ड या संतरी गश्ती या अन्य सामान कर्तव्यों में लगे किसी भी पुलिस अधिकारी या सशस्त्र बल के उद्देश्यों को बाधित नहीं कर सकता है।
जानबूझकर गुमराह नहीं कर सकता या अन्यथा हस्तक्षेप या बाधा नहीं डाल सकता, इसलिए आपका दूसरा वाला ये गलत था। ठीक है, ये गलत है। और तीसरा बिल्कुल सही है आपका, मतलब पहला और तीसरा बोल सकते सही है, क्योंकि जो शस्त्र संशोधन अधिनियम 2019 में कहा गया कि जो लोग जश्न मनाने के दौरान अनजाने में या लापरवाही से आग्नेयास्त्रों का उपयोग करते हैं, मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, उन्हें 2 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते। हाँ समझ में आ गया ना, 1 और 3 मतलब 2 सही थे, केवल 2 मतलब तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा यहाँ पे, पहला और तीसरा सही था। ओके, 93 क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पहले इसमें लिखा है प्रायः समाचारों में उल्लेखित होने वाले क्षेत्र और समाचारों में होने का कारण, तो बताना है क्या क्या है इसमें। लिखा है उत्तरी जो किबू और इटूरी, ये अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध है, नहीं बिल्कुल गलत है यहाँ पर। दूसरे में लिखा है नागोर्नो खारबाक, ये मोजाम्बिक में उपलब्ध है, बिल्कुल गलत है, पता है आपके कहाँ का ये। खेरसान और जैपोरिजिया, ये इजराइल और लेबनान के बीच का विवाद है, ये भी गलत है। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन सारे। दरअसल हम बात करें उत्तरी किबू और इतूरी कांगो लोकतांत्रिक जो गणराज्य के प्रांत हैं, किसके लोकतांत्रिक गणराज्य के प्रांत है। दूसरे की बात करें नागोर्नो और काराबाख, जो अपने मेजबान देश अजरबैजान और आर्मेनिया द्वारा समर्पित इसके जातीय अर्मेनियाई बहुमत के बीच एक अनसुलझे विवाद का हिस्सा है। तीसरा वाला था कि आपका रूस के लुहांस और डोनेस्टक, जापोरिजिया और खेरसान के यूक्रेनी क्षेत्रों में रूस में शामिल होने पर तथा कथित जनमत संग्रह आयोजित किया, जो यूक्रेन के क्षेत्र का 15% हिस्सा है और रूसी नियंत्रण में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी वाला सही हो जाएगा कि इसमें से कोई भी सही नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 94, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड, तो हमें बताना है कौन सा सही है या नहीं है। उपरोक्त में के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, तो वो बताना। पहले में लिखा है कि इजराइल ने कुछ अरब राज्यों के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए, तो इजराइल की बात कर रहे थे, देखो ध्यान देना कि इजराइल ने किसके साथ, अरब राज्यों के साथ किए हैं कि नहीं, करंट की सिचुएशन बताएगा ये। अरब शांति पहल, सऊदी अरब, जो सऊदी बोलते हैं उसको, सऊदी अरब की मध्यस्थता से इजराइल और अरब लीग के बीच हस्ताक्षरित हुआ। तो ये सिचुएशन हम लोगों को बताने हैं क्या सही है, उपरोक्त के बारे में से कौन सा सही है। करंट का है, अगर आप स्किप भी कर दोगे कोई बड़ी बात नहीं, और अगर आ रहा है तो देख लेना इसको। ठीक, चलिए अभी हम बता दें। 94, मैं तो छोड़ रहा हूँ, अगर आप लोगों को आ रहा है तो बताइए, बता दो। चलिए देख लीजिए। तो 94 का जो है ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही है। बी में लिखा है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तथा कथन सेकंड 2 की व्याख्या नहीं करता। देखो दोनों सही है, लेकिन वो व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो इजराइल ने कुछ खाड़ी अरब देशों के बीच खुले सौहार्दपूर्ण संबंधी 21वीं सदी में मध्य पूर्व में एक महत्वपूर्ण नई ताकत के रूप में उभरे हैं। हालांकि 2020 में जो संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई और बहरीन द्वारा इजराइल के साथ हस्ताक्षरित राजनीतिक समझौते संबंधों पर एक सफलता का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। तो पहला आपका सही था, और दूसरा भी सही है, बट दूसरा नहीं, इस दूसरा गलत है आपका। ऑप्शन कौन सा था इस पे, जी जी बिल्कुल, पहला सही था। व्याख्या नहीं कर रहा है, लेकिन वो सही है। ठीक है,
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। देखो, खेल कौन से भी हमेशा क्वेश्चन आते हैं, खेल पुरस्कार क्या थे, है किसको कौन सा मिला था। तो करंट की सिचुएशन के हिसाब से कौन से पुरस्कार किनको मिले हैं, तो खेल खेल कौन से भी हमेशा देख लेना चाहिए। आई थिंक यहाँ पे सारे करंट के क्वेश्चन हो गए। देखो 95 तो है, 96 की बात करेंगे। 44 में शतरंज ओलंपियाड, ये भी करंट का क्वेश्चन हो गया। तो शतरंज ओलंपियाड से भी क्वेश्चन आता है, ये ध्यान देना है ना, कि इस टाइम पे कौन सा ओलंपियाड चल रहा है। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन, पहले देख लेते हैं कौन सा, क्योंकि ये तो करंट के रहेंगे। निम्नलिखित में से समाचारों में उल्लिखित संघर्ष का क्षेत्र जिस देश में अवस्थित है, बताइए। डोनबास कहाँ है, सीरिया में है, या काचिन कहाँ है, इथोपिया में, टिग्रे उत्तरी यमन में, कहाँ पे। ये सारी सिचुएशन आपकी करंट की बता रही है। देखो समाचारों में उल्लेखित थे ना, इस वजह से पूछे जा रहा है। तो अब क्या करोगे, इसमें देखेंगे मैप में, है ना, कि कौन सी सिचुएशन किस देश की है, कहाँ पे, आपका क्लियर हो जाएगा। 98 में देखते क्या, हाल ही में वर्षों में आए चार, गिनी, माली और सूडान ने निम्नलिखित में से। तो ये करंट की सिचुएशन में जो भी देश आपके हाईलाइट रहे अभी करंट में, उनके बारे में देखना है। ठीक है, 99 देखते हैं। निम्नलिखित में भारी उद्योगों पर विचार करना। उर्वरक यंत्र हैं, तेल शोधक कारखाने, इस्पात, ये उपरोक्त में से कितने उद्योगों में कि विकार्बन में हरित हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होने की अपेक्षा है। तो 95 ये आपका थोड़ा सा क्वेश्चन था, है ना, कि जो बताने लायक है। तो उर्वरक संयंत्र हैं, तेल शोधक कारखाने हैं, इस्पात यंत्र हैं। तो उर्वरक संयंत्र हो सकते केवल एक ही होगा यहाँ पे अगर देखेंगे। G20 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो उस टाइम पे G20 शुरू ही हुआ था, और इस बार तो हमारे भारत ने मेजबानी भी की है। तो G20 से 100% एक क्वेश्चन है कि आ सकता है, बिल्कुल उसमें कोई राय नहीं है। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल। हाँ, पहले पूछा गया था G20 जो समूह की मूल रूप से स्थापना की वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के मंच के रूप में की गई है। तो ऐसा हो सकता है या नहीं। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भारत की G20 प्राथमिकताओं में से एक है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें से एक ऑप्शन था कि आपको केवल एक, कितने सही है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। अच्छा, ये बता देना कि कौन सा सही है कौन सा नहीं, एक है या दो है, या एक और दो दोनों, या फर्स्ट है और सेकंड दोनों में से कोई भी नहीं है। तो इसको ट्राई करना G20 से। अभी जो क्वेश्चन आपके देखो करंट से आएंगे G20 से, क्यों आएंगे, क्योंकि अभी 2023 में भारत ने मेजबानी की है। क्या क्या नए चेंजेस आए, तो वसुधैव कुटुंबकम जो उसकी थीम रखी गई थी, है ना, तो मतलब पूरा भारत, वो क्या है, दुनिया ही पूरा एक एक, वन फैमिली, वन प्लेनेट, वन फैमिली, एक ग्रह एक परिवार। तो ऐसी जो वसुधैव कुटुंबकम की जो गीता से लिया गया, कहाँ से लिया गया था, सारी चीज़ें पूछ जाती। तो ट्राई करिएगा इनको, देखिएगा G20 को भी देख लेना। मिलते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस में, या आपके एनसीईआरटी जो भी है। और ये आपका 2023 का मैंने पूरा पेपर सॉल्व एनालिसिस कराया आपका। तो अच्छे से इसको देख लीजिएगा, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, करंट के कहाँ से आते हैं, है ना। तो सारी चीज़ें आपकी एनालिसिस हो जाएगी। हाँ, ये G20 वाले यहाँ पे देखो दोनों वो सही थे। अगर मैं स्किप ना करता आपको सीधा बता दूंगा, तो दोनों कथन सही दिए गए थे। जैसे G20 समूह की मूल रूप से स्थापना वित्त मंत्रियों जो केंद्रीय मंत्री होते सारी चीजें की थी, और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा G20 प्राथमिकताओं से एक था। ठीक है।